जैसा कि मैंने कहा था, ईरान ने चारों तरफ से घेर के इजराइल को मारा है। कल रात से जो बमबारी शुरू हुई है, रुकने का नाम नहीं ले रही है। 500 ड्रोन्स लगा एक के बाद एक इजराइल से छोड़े गए, और उसके साथ जैसे मैंने एक आपसे इस बारे में बात की थी कि जो एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस है वो भी उसी समय स्ट्राइक करेगा, और वही हुआ। लेबनान में से हिजबुल्लाह ने स्ट्राइक किया, यमन से हुतीज ने स्ट्राइक किया, यहां तक कि इराक से इराकी रेजिस्टेंस ने स्ट्राइक किया, और इनकी टाइमिंग लगभग एक ही थी। 11 बजे रात को जो इरानियन टाइम है उसमें ये हमले शुरू हुए, और इन हमलों ने इजराइल के उन जगहों पे मारा है जहां से वो जहाज यूज हुए थे जो गाजा पे बमबारी करते थे, और जिन्होंने दमस्कस में इरानियन काउंसलेट पे बमबारी की। तो ये जो बदला था, ये केवल बदला ही नहीं बल्कि एक राजनीतिक स्टेटमेंट है कि अगर इजराइल हिमाकत कर सकता है, इजराइल अगर बॉम्बिंग कर सकता है, तो अब इजराइल के खिलाफ ईरान जैसे देश उठ खड़े हुए हैं एक नई शक्ति के रूप में, एक महाशक्ति के रूप में मैं तो कहूंगा। और अमेरिका अपनी औकात पे आ गया है। अमेरिका की औकात नहीं रही कि वो बचा सके। आपको बताएं 80% ड्रोन्स हिट देयर टारगेट्स। ये जो अखबार में इजराइल क्लेम कर रहा है कि 90% ड्रोन्स उसने शूट डाउन कर दिए, बिल्कुल झूठा। अभी देखिए इजराइल की जो एयरफोर्स है वो आज सुबह से गाजा पे बमबारी ही नहीं कर पाई है। उन लोग अपने इधर उधर के जो उनके ड्रोन्स हैं उन्होंने कुछ स्ट्राइक्स लेबनान वगैरह में किए, लेकिन गाजा पर सुबह से कोई बमबारी, पहली बार 7 अक्टूबर के बाद 8 अक्टूबर से, और अभी तक गाजा पे कोई बमबारी नहीं हुई है। ये अमरीश मिश्रा स्पीक्स में हम डिक्लेयर करते हैं, और आपको हम वो सीक्वेंस बताते हैं जिस सीक्वेंस में ये अटैक हुआ। अब देखिए क्या है कि द मल्टीपल ड्रोन एंड मिसाइल अटैक्स वर प्रिसीडेड बाय अ सीरीज ऑफ हैकिंग अटैक्स। सबसे पहले हैकिंग अटैक्स हुए, और जो इजराइल का जो पावर ग्रिड और रडार सिस्टम है उसको डैमेज कर दिया गया। एक मेजर ब्लैकआउट हो गया। अ मेजर ब्लैकआउट वाज रिपोर्टेड इन मेनी डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ तेल अवीव। जो ईरान का साइबर एवेंजर्स जो ग्रुप है उसने जिम्मेदारी ली, और उसके बाद उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी काट दी इजराइल की कई जगहों से। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद जो रेडार्स थे वो दोबारा एक्टिवेट हुए, और दोबारा एक दूसरे हैकिंग ग्रुप ने उन रडार्स को भी बेकार कर दिया। फिर वही 11 बजे एक साथ 136 कामिकाजी ड्रोन्स लॉन्च हुए, एस्टिमेटेड एट अबाउट 100 पीसेस। 136 कामिकाजी ड्रोन, 100 पीसेस। एक ड्रोन में कम से कम 100 पीसेस थे, और इनका जो पाथ है, इन्होंने करीब 5 घंटा लिया इजराइल पहुंचने में, ईरान से, इराक के ऊपर से जाते हुए, जॉर्डन की एयर स्पेस से जाते हुए, जबकि जॉर्डन ने अपनी एयर स्पेस बंद कर दी थी। जॉर्डन की एयर स्पेस से जाते हुए इन्होंने सीधे ये अपने टारगेट पे गए। और मैंने कल ही आपको पूरे डिटेल बताए थे कि जो शहीद 136 जो सॉलिड प्रोपेल्ड फ्यूल्स ये हैं, ड्रोन्स हैं, मिसाइल्स हैं, और हमने आपको बताया था 2 तरह के, लिक्विड एंड सॉलिड। लिक्विड जो कि लंबी मार कर सकते हैं, सॉलिड जिनकी टाइमिंग बड़ी क्विक होती है। तो जो शहीद 136 हैं, इनके ये डेल्टा विंग शेप्ड, लो ऑब्जर्वेबल एंड लो सिग्नेचर लॉइटरिंग ammunition with a range of 2000 kilometers that carries a warhead of 50 kgs। और इसने जो है सबसे पहले लॉट शहीद 136 का था। उसके बाद देखिए क्या हुआ कि दिस टाइप ऑफ अनमैन्ड एरियल व्हीकल वाज प्रीवियसली यूज्ड टू डिस्ट्रॉय द हेडक्वार्टर्स ऑफ टेररिस्ट इन द नॉर्दर्न रीजन ऑफ इराक, बट दिस इज द फर्स्ट टाइम ईरान यूज्ड इट इन लार्ज नंबर्स एंड विद अ रेंज ऑफ ओवर 1000 kilometers। Shahed 136 uses an Iranian-made piston engine and has a speed of about 200 km per hour, which means that it needed a flight of about 5 hours before impact. After the first wave, 3 more wave attacks followed at intervals of about half an hour, and it is estimated that a total of 400 to 500 drones were launched. The next step in the retaliatory military operation was the launch of a series of cruise and ballistic missiles
which were reportedly accompanied by simultaneous drone and missile attacks by the axis of resistance groups from Iraq, Yemen and Lebanon. ये देखिए मैं यूएस की एक रिपोर्ट पढ़ रहा हूँ, उन लोगों ने एक एक चीज डॉक्यूमेंट की है. It has not yet been officially announced which missile models were involved in the hugely successful operation, although at least some of the ballistic missiles were reportedly Khyber Shekin. Khyber Shekin हमने आपको कल बताया था कि जो शहीद 136 मिसाइल्स हैं उसके बाद खैबर शकिन किस तरह की मिसाइल. खैबर शकिन इज अ सॉलिड फ्यूल मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल. देखिए मैंने आपको कहा था कि सॉलिड फ्यूल्स वाली जो मिसाइल्स हैं वो इजराइल ज़्यादा यूज़ कर सकता है, क्योंकि उसकी जो टाइमिंग है वो तुरंत डिप्लॉय हो सकती है, रीडिप्लॉय हो सकती हैं, और जो लिक्विड फ्यूल्ड जो मिसाइल्स हैं उससे वो उसकी रेंज कम हो सकती है, लेकिन स्पीड जो उसकी टाइमिंग है वो ज़्यादा फास्ट हो सकती है. Khyber Shekin is a solid field medium range ballistic missile with a range of 1450 kilometers and a half-ton warhead, notable for high maneuverability in the landing stage. कि लैंड जब करते हो वो बहुत अच्छी तरह से मनूवर कर सकता है. There are also reports that the Fatah hypersonic missiles, जिनके बारे में आपको हमने बताया, the Fatah hypersonic missiles were also used, which is difficult to assess based on the available night footage because their terminal velocity is similar to the latest ballistic missiles as well as whether how much they can maneuver. Targeted sites, अब ये देखिए कौन कौन सी sites targeted. Tehran has not announced the target locations और बल्कि उन्होंने अपने लोकेशन ही नहीं छुपाए हैं. कितने लोग मारे गए हैं इजराइल के वो भी छुपाया. ऑल्दो वीडियोस में आप देख सकते हैं पैनिक है पूरे इजराइल में. तेल अवीव में पैनिक, आसपास के तमाम जो शहर हैं वहां पर पैनिक, लोग सड़कों पे हैं, लोग भाग रहे हैं, लोगों के पास कोई डायरेक्शन नहीं है ऊपर से कि क्या करें. एक तरह से ब्रेकडाउन हो गया इजराइल में. जिस तरीके से उन लोगों ने सताया है गाजन्स को और पूरे मिडल ईस्ट में कई देशों को, आज उनके ऊपर मार पड़ी. अब आप देखिए, एज करेक्टली स्टेटेड इन प्रीवियस वेबसाइट एनालिसिस, मेन टारगेट्स फॉर द मिलिट्री बेसिस ऑफ द इजरायली रिजीम फ्रॉम द गोलन हाइट्स टू द नजिब डेजर्ट. जो मिलिट्री बेसिस उनके, वही जो मैंने शुरू में मैंने कहा था कि जिन बेसिस को यूज किया जाता है गाजा पे और बाकी जगह बमबारी करने पर, वो सबसे आदत है. जो सीरिया की गोलन हाइट्स इजराइल ने कैप्चर की हुई है 1967 से, वहां पर जो एयर बेसिस हैं, प्लस जो उनके नजिब डेजर्ट है वहां पर. स्कॉट फ्रिटर, a US military expert, stated on the X platform that at least 7 hypersonic missiles hit the Nevatim air base and none was intercepted. अब नेवातीम एयर बेस देखिए वही है जो F-35 जेट्स रखता है. F-35 जेट्स जो यूएस से इजराइल को मिले, और F-35 जेट्स ही यूज हुए थे दमस्कस में जो ईरान की एम्बेसी को जो मारा था इजराइल ने, जिसमें ईरान के 2 बड़े कमांडर्स मारे गए थे, मिलिट्री ऑफिसर्स मारे गए थे. उसमें भी नेवातीम एयरबेस से F-35 यूज हुए थे और 7 नेवातीम एयरबेस पे गिरे हैं. कम से कम एस्टिमेट है, देखिए इजराइल की एयरफोर्स बहुत स्ट्रांग है, सबसे स्ट्रांग उसका पार्ट तीनों विंग्स में वो एयरफोर्स है. और नेवातीम एयरबेस में अगर 3 से लेकर 350 F-35 पार्क रहते हैं, उनमें से जो अनुमान है कि 100 से लेके 150 इनके F-35 विमान डिस्ट्रॉय हो गए. और इसमें जो नुकसान हुआ है इजराइल का, ये बिलियंस ऑफ डॉलर्स में नहीं है, ये ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स में, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर. और इसमें अमेरिकन मिलिट्री एक्सपर्ट्स खुद कह रहे हैं कि इजराइल का इंटरसेप्शन काम नहीं आया और नेवातीम जो है लगभग तबाह हो गया. उसके बाद देखिए, several private camera footage taken from a distance testify to a series of fast and powerful hits by ballistic or hypersonic missiles, once again proving the shortcomings of the much exaggerated Israeli air defense military systems, including the so-called Iron Dome. कितनी सारी कैमरा फुटेजेस ऐसी हैं जो ली गई हैं और जो दिखा रही हैं कि बार बार इंटरसेप्शन हुआ. मतलब इंटरसेप्शन की यह हालत हो गई है कि मतलब ऐसा लग रहा था कि कोई कहीं से भी मार रहा है और इजराइल कुछ नहीं कर पा रहा है. पूरी तरह से पंगु हो गया. आप विश्वास नहीं कर सकते हैं कि कल क्या हुआ. पूरे दुनिया का जो नक्शा है वो हिल गया है
इजराइल जो है वो कहीं ना कहीं पीछे चला गया है। और वही बात सामने आती है कि तुमने मोहब्बत तो की होगी कई बार, ज़रा एक बार जंग भी करके देख लो। और जब जंग करके देखी गई उन लोगों द्वारा जिन्होंने शेर व शायरी, गज़ल और मोहब्बत जैसी जो जज्बात हैं वो जिन्होंने पैदा किए, जिन जिन संस्कृतियों ने पैदा किए, यहाँ से लेके अरब वर्ल्ड से लेके और जो साउथ एशिया का वर्ल्ड है वहाँ तक वो बातें आईं। और तो जो अरब वर्ल्ड जिसने ये सब चीज़ें पैदा की, इतनी खूबसूरत उनकी खुद की अपनी शायरी है, उनकी खुद की अपनी पोइट्री है, जब वो जंग पे उतरे तो उन्होंने जंग का महाकाव्य लिख दिया। ये बात पूरी दुनिया कह रही है। और ये बात भी साबित हो गई कि जो ईरान है वो एक नए पावर सेंटर के रूप में उभर आया है दुनिया में। अब अमेरिका और इजराइल के डोमिनेंस का दौर जो कि बहुत समय से खतरे में था, लड़खड़ा रहा था, फ्रांस और रशिया असर्ट कर रहा था, लेकिन ईरान के इस हमले से, देखिए जो लोग, हमने इस चैनल पे कुछ लोग बहस भी करते हैं और ईरान कल तक इस बारे में बात कर रहे थे कि ईरान के जो दांत है वो दिखाने के लिए ज्यादा है। आज उन लोगों को करारा तमाचा ईरान ने मारा है। और मैं ये भी इस मंच के माध्यम से भी कहना चाहूंगा कि उन सभी लोगों को जो ईरान की खिलाफत करते थे किसी न किसी अपने किसी फिरके की वजह से या एक अपनी संकुचित सोच की वजह से, मैंने इस पे डाटा भी है, उन लोगों को इस तरह की सोच छोड़ दी। अगर आपको अमेरिका और इजराइल का सामना करना है तो ईरान द्वारा एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस लीड किया जा रहा है। उसमें हमास से लेकर तमाम ताकतें, सुन्नी ताकतें भी पूरी तरह से इन्वॉल्व हैं। जब इजराइल तबाह हो रहा था और जब ईरान ने इतने सारे रॉकेट्स मारे तो हमास ने, तो पूरी जो फिलिस्तीनी जनता है वो खड़ी होकर ताली बजा रही थी। मतलब आप सोचिए, लाखों लोग वेस्ट बैंक से लेके गाजा तक लाखों लोग चीयर कर रहे थे। ये ऐसा नज़ारा था कि दुनिया ने कभी ये नहीं देखा। बड़े बड़े नज़ारे हम लोग ने देखे हैं, लाखों लोग, हमने महाकुंभ देखे हैं हिंदुस्तान में, जहाँ पर लाखों लोग आते हैं, कई बार एक करोड़ लोग भी आ जाते हैं गंगा में नहाने के लिए हर 12 साल। और वो जो उद्गार करते हैं, वो जो धार्मिक नारे लगाते हैं, वो अजीब दृश्य होता है। उसी तरीके से यहाँ पर जो एक राजनीतिक नारे लग रहे थे लाखों की संख्या में, पूरा मिडिल ईस्ट जैसे सड़क पे आ गया था। और उसने ईरान में एक तरफ बम गिर रहे थे और दूसरी तरफ जो मिडिल ईस्ट से जो आवाज़ें उठ रही थी, जो मुर्दाबाद की आवाज़ें उठ रही थी, जो जिंदाबाद की, ईरान जिंदाबाद की आवाज़ें उठ रही थी। और जिस तरह से हमास के लड़ाके, फिलिस्तीनी लड़ाके, ज़्यादातर सुन्नी, वो निकल आए और उन्होंने हवा में फायरिंग की। और हवा में फायरिंग के साथ साथ कई सेटलमेंट्स पे अटैक किया। जिस समय, अब देखिए मैं यही आपसे कह रहा था कि ईरान का जो अटैक होगा वो मल्टी प्राउंड होगा। ईरान इधर से मारेगा, उधर से यमन मारेगा, हिजबुल्ला मारेगा, और गाजा और वेस्ट बैंक में फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस उसी समय लोकल आईडीएफ फोर्सेस पे अटैक करेगा। वही हुआ। पूरा एक सिलसिला इसका है जिसके बारे में मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा जो कि शाम को रिलीज करूंगा, कि जब इजराइल के ऊपर ईरान की बमबारी चल रही थी तो गाजा और वेस्ट बैंक में क्या हो रहा था। गाजा और वेस्ट बैंक में भी उसी तरीके से जबरदस्त एक लड़ाई चल रही थी। कई सेटलर्स जो विलेजेस हैं, जिन्होंने पिछले 2 दिनों में 48 घंटों में फिलिस्तीनी विलेजेस को अटैक किया और वहां पर एक या कम से कम 2 मौतें भी हुई फिलिस्तीनियों की। उन सारी जगह पे वापस लौट के जो फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस है उसने इसी समय गोली चलाई। पूरी तरह से आवाज, पहली बार इतिहास में, 1948 के इतिहास में पहली बार इजराइल की आवाज दब गई। पूरा रौंद दिया, उसको पैरों से रौंद दिया ईरान ने और एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस ने। आवाज ही रौंद दी, न केवल उनके जो सिक्योरिटी इंस्टॉलेशंस हैं, जो सिक्योरिटी पर्सनल हैं, केवल उनको नहीं मारा, उनकी आवाज रौंद दी। और देखिए ये एक इतनी महत्वपूर्ण बात है कि जो नेवातिम जो एयरबेस है, इट ऑल्सो हाउसेज F-15 and F-16 यूनिट्स एज वेल एज लार्ज वेयर हाउसेज ऑफ एक्सपेंसिव multi-billion-dollar weapons. So it was one of the primary targets of the precise Iranian strikes. The footages confirm that the Rayman Air Base, अब रेमन एयरबेस जो है ये दूसरा एयरबेस है जो नजिब में है, और नजिब जो है वहां पर इजराइल की न्यूक्लियर फैसिलिटीज है।
तो जो रेमन एयरबेस, एक जो नेवतिम एयरबेस में जो प्लेन्स हैं वो ऑफेंसिव एक रूप लेते हैं जब अटैक करना होता है इजराइल को, और जो रेमन एयरबेस है नेजेव डेजर्ट में, यहाँ पर एक बड़ा जखीरा इनका एयरफोर्स का है जो डिफेंसिव एक मैकेनिज्म यूज मतलब उसमें काम आता है, क्योंकि वहां पर ईरान की इजराइल की न्यूक्लियर फैसिलिटीज है। तो उन न्यूक्लियर फैसिलिटीज को यहाँ से रेमन एयरबेस प्रोटेक्ट करता है। लेकिन क्या हुआ, रेमन एयरबेस ध्वस्त हो गया। रेमन एयरबेस में कम से कम जो रिकॉर्ड की गई हैं क्या है, अभी तो देखिए सारे डिटेल्स आ ही नहीं रहे हैं, क्योंकि इजराइल ने न्यूज़ पे सेंसरशिप लगा दी है। जो रेमन एयरबेस है उसमें कम से कम 17 जो मिसाइल्स हैं वो सीधे आके लगी। किस तरह की मिसाइल्स मैंने आपको बताया, और वो जो मिसाइल्स हैं जो लगी हैं उन्होंने तहस नहस कर दिया रेमन एयरबेस को। और पहली बार इतिहास में इजराइल की जो न्यूक्लियर फैसिलिटी है इस समय वो उसके आसपास सुरक्षा का वो कवच नहीं है। इस समय अब जो दूसरी वेव जो ईरान ऑलरेडी लॉन्च कर चुका है, ये ड्रोन्स कुछ घंटों में ये इजराइल पहुंचेंगे, स्ट्राइक करेंगे, और इन ड्रोन्स को भी ये लोग इंटरसेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। बड़ी बुरी हालत है, और ये ड्रोन्स इजराइल की न्यूक्लियर फैसिलिटी पे भी हमला कर सकते हैं। इसी के साथ साथ मैं ये आज का ये शॉर्ट ब्रॉडकास्ट समाप्त करता हूँ। मैं शाम को फिर आऊँगा अपडेट के साथ, और उसमें हम फिलिस्तीन में जो हुआ उसको भी इंक्लूड करेंगे। धन्यवाद साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद।